कर ही देता हूँ। तो आज जो है हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट को करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो कुछ ही लोगों ने, 2 ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो अब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। और आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, तो डिटेल में डिस्कस ना करके मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो 70% लगभग पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का। देखो, इंटरप्रिटेशन अपने आप में कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में कॉडिफाइड लॉ है, ये कानून है। लेकिन इंटरप्रिटेशन कोई कानून नहीं, इंटरप्रिटेशन कोई लॉ नहीं है, किसी पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया है। ये क्या है, जो हमारे लीगल ज्यूरिस्ट होते हैं, जो हमारे थिंकर्स होते हैं, जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, उनकी रिसर्च है, उन्होंने टाइम टू टाइम बताया है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वो जूरिस का प्रूडेंस था, यानी कि जूरिस के विचार थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है हमारा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं हम उन चीजों को जो हमारे किसी लॉ को समझाने का काम कर रहा है। लॉ को कैसे समझाएंगे, तो लॉ को कैसे समझाएंगे हम, लॉ को समझाएंगे ऐसे कि सबसे पहला जो हमारा रूल है वो गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल में ये बोला गया है, जहाँ पर डायरेक्टली मीनिंग काम ना करे, किसी भी लॉ का सामान्य अर्थ काम ना करे, वहां पर हम उसके अर्थ को थोड़ा सा विशेष समझने के लिए उसके अंदर नई चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये गोल्डन रूल जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा एक और रूल है आपका लिटरल मीनिंग, जो है लिटरल रूल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। मिस्चीफ रूल, ये तीनों रूल जो है इम्पोर्टेंट है, मिस्चीफ, लिटरल और गोल्डन रूल, ये आपको करना है। इसके अलावा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, प्रीटेंस, सबटेंस और कल्पेबल लेजिस्लेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में पूछ सकता है। लेकिन ये जो रूल्स मैंने 3 रूल बताए हैं आपको, ये रूल आपका 20 मार्क्स में पूछता है। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होती क्या है, किस चीज को हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे कवर की गई। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के जो इम्पोर्टेंट केसेस लॉ है वो भी करना है। तो ये मैंने आपको रूल्स बता दिए, इसके अलावा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बता दी जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस में बताई गई। इंटरप्रिटेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब अर्थ निकालना, किसी वर्ड का मीनिंग निकालना। अब मीनिंग 2 तरीके के होते हैं, एक जो जनरल मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो डायरेक्ट मीनिंग कह सकते हैं, सादा अर्थ कह सकते हैं इसको, ये डायरेक्टली रिलेट करता है। और एक इनडायरेक्ट मीनिंग होता है जो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है उस वर्ड के साथ। अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें, कुछ प्रिजम्पशन जो होती है, जो कुछ प्रिजम्पशंस होती है वो हमारी ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि जैसे उसमें क्या जुरिडिक्शंस है। वो प्रिजम्पशन जुरिडिक्शंस को मेंटेन करती है कि एक कोर्ट की जुरिडिक्शंस में क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सचुअल एनालाइज कर रहे हो, तो टेक्सचुअल एनालाइज कैसे करेंगे, ये हमारी जो है प्रिजम्पशन बताएगी किस चीज चीज को इस जुरिडिक्शन में कवर किया जाएगा, किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूटेड को, ये हमारी प्रिजम्पशन में कवर होता है। तो प्रिजम्पशन जो है किसी भी स्टैटू के ऑपरेशन में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कि किसी भी स्टैटू किस तरह से ऑपरेशनल वर्क करेगा। तो अगर जो प्रिजम्पशन अगेंस्ट करती है किसी भी इंटरनेशनल लॉ को, ऐसी कोई प्रिजम्पशन है जो हमारी कंट्री में है लेकिन इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रही है, तो ऐसी प्रिजम्पशन अलाउड नहीं होती। इस प्रिजम्पशन को नल एंड वॉइड माना जाता है, क्योंकि इंडिया जो है ऐसी कंट्री नहीं है जो सेल्फ सेंटर्ड कंट्री है या क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। हम इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो हम हार्मोनाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ हार्मोनाइज रिलेशंस रखते हैं। तो इसलिए हम इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ होते हैं उनको एप्लीकेबल नहीं करते। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ मैंने बताया। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका लैटिन मैक्सिम, कई लैटिन मैक्सिम भी पूछ लेते हैं, जैसे रूल्स है ना, उसी तरह से लैटिन मैक्सिम भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे एक लैटिन मैक्सिम है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर सोर्सेस। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर सोर्सेस ये कहता है कि जो वर्ड जो है एक ही मीनिंग निकलता है। नॉसिटर सोर्सेज एक लेटिन फ्रेज है जो कहता है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन है लीगल जुरिडिक्शन का, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये मानता है कोई भी स्टैटू अपने ग्रुप ऑफ वर्ड से निकला हुआ है, फ्रेसेस से निकला है, उसी के मीनिंग को वो एक्सप्लोर करता है। तो नॉसिटर सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार, और ये 20 मार्क्स में पूछ लेता है, और ये
10 मार्क्स में पूछता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, एजुडम जेनरिस। एजुडम जेनरिस जो है वो क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो किसी भी स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन में कोड यूज करती है, किसी भी स्टैट्यू का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, किसी भी लॉ को इंटरप्रेट उसको समझाने के लिए यूज करती है कोड, इसको जिसे कहते हैं सेम क्लास। एजुडम जेनरिस मतलब सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल एक लॉ ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर बना और वो व्हीकल्स को कवर कर रहा है, व्हीकल्स मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो रोड पे चलते हैं, तो क्या इसके अंदर हवाई जहाज इंक्लूड होगा? तो नहीं होगा क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है। क्या इसके अंदर शिप इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो एजोडम प्रिंसिपल कहता है आपका सेम काइंड, सेम तरह के, सेम आइटम, उसको ये कवर करता है, तो इसे एजोडम जेनरिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का कम से कम आंसर इस पर तैयार करना, ये 20 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है। एक और है रेंडुलो सिंगुलर सिंगुलिस। ये क्या कहता है रेंडुलो सिंगुलर सिंगुलिस? ये कहता है रिफ्रेश टू ईच अदर, यानी कि रेंडरिंग द सिंगुलर टू सिंगुलर, एक सिंगुलर पर्सन को सिंगुलर पर्सन से ही कंपेयर किया जा सकता है। तो रेंडुलो सिंगुलर सिंगुलर क्या है? ये एक्सप्रेशन है एसोसिएट का, अप्रोच करता है आपके काउंटर पार्ट को और मेंटेन करता है प्रिसिशन और क्लैरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये इंक्लूड करता है एक रैशनेबल मीनिंग को लिमिटेशन के साथ। अगर हम इसके एग्जाम्पल कहें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम सिंगुलर पर्सन को सिंगुलर पर्सन से ही कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक गाड़ी के ऊपर लॉ एप्लीकेबल है तो एक ही के ऊपर एप्लीकेबल होगा, दो के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा, तो सेंस सिंगुलर ही रहेगा। ये लैटिन मैक्सिम भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेता हूँ एक बार। एक है आपका ये इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, या फिर सोशल चेंज थ्रू द लेजिस्लेशन। एक ही बात है, हम लेजिस्लेशन को किस तरह से सोशली चेंज कर सकते हैं, या सोशल वेलफेयर जो है वो किस तरह से एक लीगल स्टैटू का इंटरप्रिटेशन करती है, किस तरह से हम इसके मीनिंग की तरफ जाते हैं। तो हम लीगल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ पर ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्थ की बात करें, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सबके लिए फ्री में इलाज देने का काम करता है, इसकी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो वहां पर हम जो लॉ होगा हेल्थ पॉलिसी का, उसका इंटरप्रिटेशन सोशल वेलफेयर के मकसद से करेंगे। मतलब वहां पे उसका अर्थ हम इस तरह से निकालेंगे कि जो भला है कम्युनिटी का हो, सबका हो, किसी विशेष समुदाय का, जाति का भला हो रहा होगा, तो वो लॉ हमारा उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा और उस इंटरप्रिटेशन को के लिए अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ये जो प्रिंसिपल है आपका, उसके अंदर हम इस चीजों को कवर करें जो सोशल सबके लिए इक्वल। तो ये जो प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन या रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसके सिलेबस को कवर करता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी जनरली पूछा जा रहा है। फिर है आपका और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो इसका हमने पढ़ ही लिया है। किसी भी टैक्स का स्टैटू है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस की बात की गई है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस के स्टैटूज होते हैं इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो हमारे यहाँ पे जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टैक्सेस है। जो डायरेक्टली इनकम पे एप्लीकेबल होते हैं उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, लेकिन जीएसटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, जो वसूलता कोई और है और उसकी पेमेंट कोई और करता है। जब कस्टमर दुकान पे जाता है लेने के लिए सामान, तो उससे दुकानदार टैक्स लेता है, लेकिन दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सरकार को जमा करे, यानी कि वो व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो टैक्स सरकार के पास चला जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है कि वो दुकानदार को पेमेंट करे, दुकानदार उस टैक्स को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो टैक्सेशन स्टेटस है इसमें डबल स्टैंडर्ड जो इसको आपको समझना पड़ेगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो आपका ये होते हैं ना एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटरनल एड्स, किसी भी रूल्स के अंदर जब हम इंटरनली एड को ढूंढते हैं, जैसे टाइटल, टाइटल हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि वो स्टैटू क्या है, उससे जुड़ा प्रेम्बल, प्रेम्बल भी हेल्प करता है हमें। फिर मार्जिनल नोट्स, शेड्यूल्स, ये सारी चीजें हमारी हेल्प करती हैं, किसके लिए हेल्प करती हैं? उसके लीगल रूल्स को समझने के लिए।
तो ये लगभग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो आपके सिनेरियो में यानी कि इस बार जो एग्जाम दे रहे हो आप 2025 दिसंबर के अंदर, उसमें इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं एग्जाम के अंदर, ये पूछी जा सकती हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके पास। और भी कोई चीज अगर आपको लग रही है आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। जनरली तो आप यही सब चीजें अगर कर लोगे तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आपको एग्जाम देने में आएगी नहीं। कोई और ऐसी चीज है जो आपको पूछनी? जैसे एक और है, उट रेस मैगिस वैलेट कॉम्प्लीटरेट, ये एक मैक्सिम है, ठीक है, जो क्या कहता है, एक लैटिन फ्रेज है जो कहता है लेट द थिंग्स बी मोर स्ट्रांगली स्टैब्लिश देन लॉस्ट। वो चीज जो है स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो जाए इससे पहले कि वो खो जाए, इससे पहले कि वो खो जाए यानी कि उसको लॉस हो जाए, उससे पहले इसको स्ट्रांगली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। ये जो मीनिंग है इसका डायरेक्ट मीनिंग कोई बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और भी कोई लैटिन मैक्सिम जो रह गया वो देख लेता हूँ एक बार। जनरली इसमें रूल्स, लैटिन मैक्सिम और प्रिजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी करनी पड़ेंगे। एक और एक्सप्रेशन, यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन एलिट्री, ये क्या कहता है? ये कहता है, लैटिन फ्रेज कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ द अदर। किसी चीज के एक्सप्रेशन में दूसरी चीज को एक्सक्लूड किया जाता है, हम उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसे मीनिंग ऑफ रैशनल में कवर कर दिया जाता है। तो ये आपको मैंने लगभग सारे बता दिए जो आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ,